नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, आज की क्लास में हम लेके आए हैं मध्यकालीन भारत का भाग 2। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको रिवीजन कराने के लिए मध्यकालीन भारत का पहला हिस्सा 712 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक करवा दिया था। ये है हमारी क्लास नंबर 2, जिसमें हम 1206 से आगे 1320 तक की क्लास का रिवीजन करेंगे। इसमें मेनली हम गुलाम वंश और खिलजी वंश को आज समाप्त करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी किसी भी एग्जाम की या फिर यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी गुलाम वंश से। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी गुलाम वंश से। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वहां पर जाकर के आप इसको देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे हम गुलाम वंश तक पहुंचे। तो गुलाम वंश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 1206 से स्टार्ट होगी, और उस व्यक्ति का नाम है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसका समय है 1206 से 1210। 1206 से 1210 तक हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का समय देखने को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये गुलाम वंश का संस्थापक है, आप सभी लोग जानते ही हैं, बेसिक बात है। दूसरा, इसकी कई सारे उपनाम भी हैं, मतलब इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग बोलते हैं कुरान ख्वां। कुरान ख्वां का मतलब है जो कुरान का सुरीले ढंग से पाठ करे, उसे हम कहते हैं कुरान ख्वां। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान कर दिया करता था, इसलिए कहलाया लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कहते हैं पील बख्श। पील बख्श क्यों? पील का मतलब है हाथी, तो जो हाथियों का दान कर दिया करता था, इसीलिए इसको कहा जाता था पील बख्श। और इतना सारा जब दान पुण्य कर रहा है ये, इसलिए इसका एक नाम और भी था, वो है हातिम द्वितीय, है ना, हातिम द्वितीय। हातिम हम लोग सब लोग जानते ही हैं हातिम। तो ये इसके उपनाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। राजधानी की बात करें अगर हम इसकी राजधानी क्या है साथियों, तो इसकी राजधानी है लाहौर। ठीक, याद रखना, इस समय तक राजधानी दिल्ली नहीं है, बल्कि इस समय तक जो राजधानी है वो है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? गौरी का। और चूंकि गुलाम था तो इसका माइंडसेट भी गुलामों जैसा ही था। ये कभी भी अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के तौर पर गद्दी पे नहीं बैठा, ये अपने आप को स्वतंत्र राजा नहीं मानता था, ये अपने आप को सिपह सालार ही मानता था। इसलिए इसने जो उपाधि भी धारण की वो सिपह सालार की ही उपाधि धारण की, मलिक की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने अपने नाम का कोई बड़ा सिक्का नहीं चलवाया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गुलामी कर चुका था और इसको यही लगता था कि ये गुलाम ही है। तो इसने गद्दी पर बैठने के बाद कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव नहीं किया। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि इसने कुछ बिल्डिंगें या बनवाई हैं या नहीं बनवाई हैं, या इसका कोई आर्किटेक्चर है या नहीं, तो हाँ, इसका कुछ आर्किटेक्चर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके दो आर्किटेक्चर है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उनको देख लेते हैं। जो आर्किटेक्चर है, पहला है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, ये एक मस्जिद है जो उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, कहाँ पर है ये मस्जिद? तो ये मस्जिद है कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में है कुतुब मीनार के, याद रखना। तो ये मस्जिद इसने बनवाई। इसके अलावा इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। याद रखना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। याद रखना, इसको पूरा नहीं कराया, पूरा तो इसको अन्य शासक करवाएंगे, फिरोज शाह तुगलक के समय तक ये बनती रहेगी, है ना। लेकिन अगर कभी पेपर में आता है कि इसको किसने बनवाना शुरू किया, तो आप इसका जवाब देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और चूंकि ये बिल्डिंग्स कुछ इसने बनवाई हैं, इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को गुम्मद कला और मेहराब कला का जनक भी कहा जाता है। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुम्मद कला, गुम्मद हम लोग जानते ही हैं, गुम्मद अभी मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, एवं मेहराब कला का जनक, गुम्मद एवं मेहराब कला का जनक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुम्मद मतलब, गुम्मद हम लोग सब लोग जानते हैं गुम्मद क्या होता है भाई, इस तरीके से होता है गुम्मद, ये
ठीक है, ये जो आकृति होती है ये है गुम्बद। हालांकि ऊपर ये हिंदुओं का झंडा नहीं होता क्योंकि ये मुस्लिम स्ट्रक्चर है। तो ये होता है हमारा गुम्बद। मेहराब क्या होते हैं साहब? तो मेहराब इस तरीके से होते हैं, ये है ना, आपने बिल्डिंगों में देखे होंगे ये। तो गुम्बद और मेहराब कला का जनक कैसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और जैसा कि हर व्यक्ति जानता है कि लाहौर में चौगान, या जिसे हम हॉर्स पोलो कहते हैं, वो खेलते समय ये घोड़े से गिर पड़ा और इसकी 1210 में मृत्यु हो गई। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक में इतने ही फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इधर कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी समाप्त हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पद लेने के लिए अगला शासक गद्दी पर आया, उस शासक का नाम है साथियों इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक है साथियों इल्तुतमिश। काफी महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश का समय है 1211 से 1236 तक, ये आपको याद रखना है, 1211 से 1236। इल्तुतमिश काफी महत्वपूर्ण है और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गद्दी पर आने से पहले, यानी सुल्तान बनने से पहले, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था ये। तो पेपर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का। बदायूं के बारे में आपको बता दूं कि बदायूं दिल्ली सल्तनत के समय पर एक बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत समृद्ध प्रांत था। समृद्ध इसलिए था क्योंकि गंगा जी के किनारे था, तो यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में भू राजस्व की वसूली होती थी। और ये समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल व्यक्ति होता था तो वो बदायूं का गवर्नर ही होता था। तो राजा बनने से पहले ये बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इसकी राजधानी की, अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन इसने अपनी राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली ले आया। ठीक है, दिल्ली इसलिए ले आया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर जब लाहौर राजधानी थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र राजा के तौर पर कार्य नहीं करता था। वो लाहौर में जो तुर्क अधिकारी बैठे थे उनके आदेश अनुसार कार्य करता था। लेकिन जब इल्तुतमिश के हाथ गद्दी आई तो उसने तय किया कि यह लाहौर के अधीन काम नहीं करेगा, तुर्क अधिकारियों के अधीन काम नहीं करेगा, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। इसलिए अपनी राजधानी लाहौर से उठा के दिल्ली ले आया। और चूंकि अपनी राजधानी लाहौर से उठा के दिल्ली ले आया, इसीलिए इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इस बात को आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश से जुड़ा एक पॉइंट और भी है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये कि इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। याद रखना, गुलामों का गुलाम। ठीक, गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गुलाम था किसका? ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो गौरी का गुलाम हुआ ऐबक और ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। काफी महत्वपूर्ण चीज है, एग्जाम में आ चुकी है, तो आप इसको याद रखना, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है। अब इसने कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होने चाहिए। जैसे इसने साथियों शुरू की इक्ता प्रणाली। ये पेपर पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली के अंतर्गत जो सैनिक हैं उनको नगद वेतन के स्थान पर भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। यानी सेना है, सेना में बहुत सारे सैनिक हैं, तो इल्तुतमिश ने तय किया कि हमारे पास इनको देने के लिए पैसे तो है नहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि अभी अभी स्टैब्लिश हुए हैं। तो ये क्या करता था, अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को जमीन का एक टुकड़ा दे देता था। अब जमीन का टुकड़ा दे दिया तो उस जमीन से जो आय हो रही है उस आय से आप अपना खर्चा चलाओ, सरकार आपको कोई सैलरी नहीं देगी। तो जो भूमि का टुकड़ा होता था इसी को कहा जाता था इक्ता। तो इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश। और इक्ता प्रणाली को खत्म करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रणाली शुरू किसने की और इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने कर दिया? इक्ता प्रणाली क्या है? सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि देने की परंपरा। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इल्तुतमिश ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसको नाम दिया उसने चालीसा। चालीसा मतलब तुर्कान ए चहलगानी इसे कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी। पेपर पूछा जाता है चालीसा का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। चालीसा क्या था? तो चालीसा था 40 योग्य तुर्क सरदारों का संगठन। यानी तुर्क सरदारों का एक ऐसा
एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वो लोग शामिल होते थे और इनका काम था राजा को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देना। यानी बेसिकली आप ऐसे मंत्रिपरिषद समझ लो। राजा तो हो गया इल्तुतमिश, तो उसके पास जो सबसे पावरफुल लोग होते थे उन्हीं को कहा जाता था चालीसा। चालीसा का एक अन्य नाम है तुर्कान ए चहलगानी। चालीसा का गठन किसने किया? चालीसा क्या था, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ठीक है, इसी के समय पर मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश के समय पर ही 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। और मंगोलों में किसने आक्रमण किया? चंगेज खान ने। इसको मैं नोट नहीं करूंगा, आप लोग ऐसे ही सुन लीजिए इसको। तो 1221 में चंगेज खान ने हमला किया, किसके समय पर? इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खान ने भारत पर हमला किया। एक अन्य महत्वपूर्ण युद्ध भी इसके समय पर हुआ है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के 2 युद्ध हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। ये है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध ये हुआ है 1215-1216 में। किसके बीच हुआ है? एक पार्टी है इल्तुतमिश और एक पार्टी है यलदौज। यलदौज कौन था? तो यलदौज भी गुलाम था इल्तुतमिश का। सॉरी, यलदौज भी गुलाम था गौरी का। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गौरी का, वैसे ही यलदौज भी गौरी का गुलाम था। तो साम्राज्य की चाहत के लिए उसने क्या किया? उसने इल्तुतमिश के क्षेत्र पर हमला करने का प्रयास किया और फिर युद्ध हुआ यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में। तो इनके बीच ये वॉर हुआ जिसको इल्तुतमिश ने जीत लिया, यलदौज यहाँ से पराजित हुआ। तो तराइन का तीसरा युद्ध आप लोग याद रखना। पहला दूसरा युद्ध हम लोग गौरी के समय पर पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, अब इसका एक पुत्र था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई और उस पुत्र का नाम था नासरुद्दीन महमूद। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु की याद में, नासरुद्दीन महमूद की याद में, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनवाया जो काफी फेमस मकबरा है। उस मकबरे का नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। किसके लिए बनवाया? अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया। और सुन्नगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बाई इल्तुतमिश। अब चूंकि ये पहला मकबरा है इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। फिलहाल सुल्तानगढ़ी का मकबरा काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के भी जारी करे जो एग्जाम में पूछता है। वो सिक्के हैं टंका और जीतल। टंका और जीतल। ठीक है, ये 2 सिक्के चलाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। टंका होता था चांदी का और जीतल होता था तांबे का। ठीक है, तो पीतल का जीतल और चांदी का टंका, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके समय का एक इतिहासकार भी है जिसका नाम है मिनहाज उस सिराज, जो इसका दरबारी है, इसके समय का है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। इसके समय का दरबारी है मिनहाज उस सिराज। ठीक, और इसने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है तबकात ए नासरी। ठीक है, तबकात ए नासरी। तो पेपर में पूछा जाएगा, बताइए मिनहाज उस सिराज किसके समकालीन थे? तो आप बताओगे इल्तुतमिश के समकालीन थे। और मिनहाज उस सिराज की बुक का क्या नाम है? तो इनकी बुक का नाम है तबकात ए नासरी। ये आपको पता होना चाहिए। अब इल्तुतमिश के बाद की हम बात करें तो इल्तुतमिश के बाद में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र था जिसका नाम था, जो मैंने अभी आपको बताया, नासरुद्दीन महमूद, उसकी तो मृत्यु हो गई। ठीक है, जब मृत्यु हो गई तो योग्य पुत्र समाप्त हो गया। एक पुत्र इनके और था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, जो बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तो जब इनके योग्य पुत्र की समाप्ति हो गई और दूसरा बेटा योग्य नहीं था, तो इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया जो उस समय के लिहाज से बहुत क्रांतिकारी था। वो ये था कि मैं अपनी गद्दी अपने बेटे को ना देकर के अपनी बेटी को दूंगा। ये उस समय मध्यकाल के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी वाली चीज थी। और इन्होंने तय किया कि अपनी बेटी को, जिसका नाम था रजिया, उसको जो है गद्दी पर बिठाएंगे। और इसके लिए उन्होंने रजिया की ट्रेनिंग भी शुरू करी।
जब रजिया को राजा बनाने की बात आई तो उससे पहले ही इन्होंने रजिया को दरबार में लाना शुरू कर दिया, राजकाज के काम समझाने शुरू कर दिए, जिससे कल को जब रजिया गद्दी पर बैठे तो उसे दिक्कत ना हो। और ऐसा ही हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी यानी सुल्तान घोषित करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम था और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, वो अपनी माता जिनका नाम था शाह तुर्कान, उनके सहयोग से गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, लेकिन सुल्तान तो कह के गए थे मेरी बेटी बैठेगी, और गद्दी पर बैठ गया कौन? एक अयोग्य व्यक्ति। इसलिए रजिया ने क्या किया? रजिया ने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहन करके इस बात की गुहार लगाई कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे पिताजी मुझे सुल्तान, मुझे राजा बना के गए हैं और गद्दी पर बैठ गया है मेरा भाई। तो ये लाल कपड़े पहनकर, अच्छा लाल कपड़े ही क्यों पहने? क्योंकि मध्यकाल में अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो लाल कपड़े पहनकर ही न्याय मांगता था। तो रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए और दिल्ली की जनता के सामने गई, वो जनता के सामने अपील करी कि मुझे राजा बनाओ, और एक अयोग्य व्यक्ति राजा बन गया है। इस तरीके से जनता ने उसका सपोर्ट किया और जनता के सपोर्ट से फाइनली क्या हुआ? गद्दी पर बैठ गई रजिया। तो अगला जो सुल्तान गद्दी पर आया है दिल्ली सल्तनत की, वो है रजिया। रजिया के बारे में तो लगभग हम सभी जानते ही हैं। रजिया की बात करें तो इसका समय देखिए बहुत लंबा नहीं है, इसका समय है केवल 1236 से 1240, केवल जो है 4-4.5 साल गद्दी पे रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये महत्वपूर्ण है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बनता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, सब लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। केवल महिला की बात करेगा तो केवल महिला रजिया नहीं है, दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा जैसी भी महिलाएं हुई हैं जो राजा बनी। लेकिन मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमानों में पहली महिला शासिका कौन रही है? तो वो रही है रजिया, जिनका समय है 1236 से 1240। ठीक है, अब क्योंकि इनको राजा बनना था तो इन्होंने अपने जीवन में उसी प्रकार के बदलाव करे। जब ये आती थी दरबार में तो पुरुषों के वस्त्र पहन के आती थी, कुल्हा और चोगा धारण करके आती थी। जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं उनको पहन करके आती थी। पर्दा इन्होंने पूरी तरीके से त्याग दिया। मुसलमानों में पर्दे का बड़ा महत्व है, आज भी महिलाएं जो है बुरखा में एकदम ढकी रहती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इन्होंने पर्दा को त्याग दिया। तो इनके जो दरबारी लोग थे उनको इस बात से बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ ये महिला है और हमारे ऊपर जो है आदेश जारी करती है और बिल्कुल पर्दा वर्दा नहीं करती है। ये वो समय था जब महिलाओं को एकदम कवर करके रखा जाता था मुसलमानों में, तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा उनको अजीब लगता था। तो इस वजह से इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें चलने लगी। लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, उन्होंने रजिया के चरित्र पर भी सवाल उठाया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत कौन था? वो अस्तबल का प्रधान था। ठीक है, दीवाने आखूर था। तो दीवाने आखूर मतलब जो अस्तबल का हेड होता है उसे कहा जाता है। तो रजिया जब घोड़े की राइड करने जाती थी तो इनकी लंबाई थोड़ा कम थी, तो मलिक याकूत क्या करता था? इनको कमर से सहारा देकर के घोड़े पे चढ़ाता था, नॉर्मल बात है। और जब उतरती थी तो कमर से पकड़ के नीचे उतारता था, क्योंकि लंबाई इनकी कम थी। तो लोगों ने इस पर भी जो है बातें बनाई कि अरे ये तो महारानी को टच करता है और महारानी का इसके साथ संबंध है। इस तरीके से इनका चरित्र हनन करने का भी प्रयास किया गया और उसी का परिणाम ये रहा कि इनके समय में दुनिया भर के विद्रोह भी हो गए। जैसे अगर हम देखें कौन कौन से विद्रोह हुए तो जरा देख लेते हैं। तो पंजाब का जो उस समय गवर्नर था भटिंडा का, उसका नाम था अल्तुनिया, उसने जो है विद्रोह कर दिया। लाहौर का गवर्नर था जिसका नाम था कबीर खां, उसने भी विद्रोह कर दिया। कुल मिला के ये दुनिया भर के विद्रोह हुए। रजिया ने अपने स्तर से इनको दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन उस समय का समाज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से विद्रोह समाप्त नहीं हो पाए। हालांकि रजिया ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए पंजाब के गवर्नर अल्तुनिया से शादी भी कर ली, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ और अंत में इनको पकड़ के इनकी हत्या कर दी गई। हत्या इनकी क्या हो गई? तो रजिया की हत्या कैथल में, हरियाणा में इनको पकड़ के, इनको डाकुओं ने, कहते हैं डाकुओं ने मार दिया, लेकिन डाकुओं ने नहीं, ये राजाओं ने ही इनको मिलकर के इनको समाप्त करवा दिया। ठीक है, इतिहासकार जो है मिनहाजुस सिराज, जिनका नाम अभी मैंने आपको लिया, वो रजिया के विषय में लिखते हैं कि रजिया में सुल्तान बनने की सभी काबिलियत मौजूद थी। वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी, उसके चरित्र में थी, जो एक अच्छे राजा को होनी चाहिए। लेकिन उसका स्त्री होना ही उसका सबसे बड़ा अपराध था
और अगर वो स्त्री नहीं होती तो बहुत लंबे समय तक शासन करती, लेकिन चूंकि वह स्त्री थी इसीलिए उसको गद्दी से हटा दिया गया। तो कुल मिला के रजिया का कैरेक्टर काफ़ी बढ़िया है हिस्ट्री में और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए जो भी है, इधर रजिया की कहानी समाप्त हुई। उसके बाद कुछ छोटे मोटे राजा और गद्दी पर आए हैं जो इतिहास के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है और जो आपके पेपर में डिस्कस किए जाएं। तो इनके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर आता है वो है साथियों गयासुद्दीन बलबन। अगला जो शासक गद्दी पर आया है गुलाम वंश में वो है गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेके 1287 तक इनका समय है। और बलबन देखिए, बलबन तो हम कहेंगे जैसे आज के समय में, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं, अभिनेता होते हैं, तो उनका एक ऑरा होता है ना, उनकी हर चीज़ जो है लोग फॉलो करते हैं और वो अपने आप को शेष दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाते हैं कि नहीं हम तो साहब पानी भी पीते हैं तो 500 रुपये वाला 700 रुपये वाला, जैसे बड़े बड़े जो क्रिकेटर होते हैं वो दुनिया से अलग ही चलते हैं और लोग उनको नोटिस करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। यानी चकाचौंध वाली जो दुनिया है, जो ग्लैमर वर्ल्ड है, उसमें वो रहते हैं। उसी तरीके से बलबन का चरित्र भी लगभग कुछ ऐसा ही था, है ना। तो बलबन के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी उपाधि की हम बात करेंगे तो इसकी उपाधि है उलूग खां, ये याद रखना इसकी उपाधि है। इसके अलावा बलबन की अन्य बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे ये स्वयं को कहलवाता था जिल्ले इलाही। बलबन स्वयं को जिल्ले इलाही कहलवाता था, ये कहता था मैं जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब हो गया कि मैं अल्लाह की परछाई हूँ, ठीक है, मैं ईश्वर की परछाई हूँ। यानी आपने ईश्वर को तो नहीं देखा है लेकिन आपने मुझे देख लिया, तो लगभग एक ही बात है, जैसा मैं हूँ वैसा ही ईश्वर है। तो स्वयं को जिल्ले इलाही कहलवाता था, है ना। अब ये पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो स्वयं को जिल्ले इलाही कहलवाता था, तो आप बताओगे, आप बताएंगे बलबन। इसके अलावा स्वयं को ये नियामते खुदाई भी कहलवाता था, जिसका मतलब होता है ईश्वर का दूत। कुल मिला के बात है ये कि बलबन स्वयं को बाकी जनता से अलग दिखाता था। ये अपने आप को रॉयल ब्लड मानता था, कहता था कि हम दुनिया से अलग हैं, हम सामान्य लोगों की तरह नहीं है। और ये वास्तविक बात भी है भाई, जो व्यक्ति राजा बन रहा है तो सामान्य कैसे हो सकता है। इनका कहना था कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, जो बाकी जनता है मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अगर तुम्हारी तरह ही होता तो तुम्हारी तरह जनता में नहीं खड़ा होता। अब आप इमेजिन करिए एक हम और आप लोग हैं जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, है ना। अब हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो भी संघर्ष करेगा, लेकिन एक बच्चा पैदा हो रहा है अंबानी का, तो अंबानी के घर पैदा होने वाला बच्चा वाकई में स्पेशल है, क्योंकि उसे आगे इतनी टेंशन नहीं लेनी है, उसके पास सब कुछ होगा, अपने आप ही होगा, इसे किस्मत कहते हैं। तो कुल मिला के ये किस्मत का धनी तो था और इसने जनता को भी इस बात का पूरा एहसास दिलाया। इसने कुछ ऐसे नियम बनाए जो बिल्कुल अलग थे। जैसे अगर हम देखें तो इसने दरबार में साथियों नए नियम बनाए। उदाहरण के लिए इसने दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई, है ना। इसने नए नियम बनाए दरबार के लिए, सिजदा और पायबोस, है ना। अब सिजदा और पायबोस क्या है बेसिकली, तो सिजदा और पायबोस का मतलब है कि बादशाह को झुक करके सलाम करना सिजदा है, जो कि इस्लाम में पूरी तरीके से एक हराम चीज़ है। इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि इस्लाम में केवल एक ही व्यक्ति के आगे आपको झुकना है, वो है अल्लाह, बाकी किसी के आगे नहीं। लेकिन ये तो जिल्ले इलाही है, इन्होंने कहा अल्लाह के आगे भी झुको और मेरे आगे भी झुको, क्योंकि मैं जिल्ले इलाही हूँ, मैं अल्लाह का ही दूत हूँ, अल्लाह की ही परछाई हूँ, तो मेरे आगे भी आप झुकेंगे। तो सिजदा मतलब बादशाह को झुक करके प्रणाम करना। पायबोस इसने शुरू किया दरबार में। पायबोस का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपको बहुत बादशाह को सम्मान देने का मन कर रहा है, एकदम आपको लग रहा है कि नहीं बादशाह एकदम ईश्वर ही है, तो ईश्वर को आप गले नहीं लगा सकते। जैसे जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, जब किसी के लिए बहुत सम्मान आता है तो उसको गले लगा लिया, बादशाह को गले नहीं लगाओगे, बादशाह जिल्ले इलाही है। बहुत ज़्यादा सम्मान देने का मन कर रहा है तो उसके पैरों को चूम लो आप, ये होता है पायबोस। तो सिजदा और पायबोसा शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, बलबन है, जिल्ले इलाही कहलवा रहे हैं खुद को। और भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की, जैसे इन्होंने नौरोज शुरू किया जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। ईरानी नववर्ष है नौरोज, तो नौरोज मनाना दरबार में शुरू किसने किया, बलबन ने शुरू किया। बलबन ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी करे हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद चालीसा को समाप्त कर दिया था। इन्होंने कहा चालीसा खत्म करो। क्यों भैया चालीसा क्यों खत्म करो, इसलिए क्योंकि एक समय पर बलबन भी चालीसा का सदस्य था। जब बलबन चालीसा का सदस्य था और बलबन चालीसा से निकल के राजा बन गया
तो उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर चालीसा रहेगी तो कल को मुझे भी कोई मार के गद्दी पर आ सकता है, इसीलिए इन्होंने चालीसा को समाप्त कर दिया। और चालीसा के जो मेंबर्स थे उनको छोटी छोटी बातों पर गंभीर कठिन सजाएं दी गई, है ना। जैसे चालीसा के एक जो अमीर थे, उनको इस बात के लिए उनका सर कलम कर दिया गया कि उन्होंने अपने एक दास की पिटाई लगा दी। दास मतलब उस जमाने में दास चलते थे, मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को खरीद लिया तो वो आपका है, फिर आप जैसे चाहे वैसे व्यवहार करें उसके साथ, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मारो पीटो मार डालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस अमीर को इसलिए केवल उसका सर कलम करवा दिया जिससे बाकी जो अमीर है उनमें ये मैसेज जाए कि भैया सुल्तान से बच करके रहो, सुल्तान के खिलाफ कुछ भी अगर आपने उल्टा सीधा साजिश करी तो आपको मरवा दिया जाएगा, है ना। इन्होंने सार्वजनिक ढंग से किए जाने वाले जो उत्सव होते थे, जैसे दरबार में नाच गाना चल रहा है, शराब चल रही है, पार्टियां चल रही हैं, उन सबको बंद करा दिया। इन्होंने बलबन ने जो अमीरों के बीच आपसी वैवाहिक संबंध होते हैं इनको भी बंद करा दिया। रात में होने वाली दारू पार्टियां बंद करा दी, क्योंकि इसे पता था सबसे ज्यादा षड्यंत्र क्या होते हैं, दारू पार्टी में होते हैं। चार अमीर बैठे, दारू पी, और फिर अब क्या कर रहे हैं, खाली बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं राजा को कैसे हटाएं, सुल्तान को कैसे पेला जाए। तो सुल्तान को पेलने का ख्वाब देख रहे थे, सुल्तान ने इन्हीं सबको पेल दिया और चालीसा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चालीसा को किसने समाप्त किया। इसके अलावा इसने एक पॉलिसी भी चलाई, है ना। उस पॉलिसी का क्या नाम है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। उस पॉलिसी का नाम है लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति मेनली मेवातियों के लिए चलाई गई, है ना। लौह एवं रक्त की नीति, अब ये है क्या, पेपर में तो बस आपसे इतना पूछेगा लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई, तो आप सीधे सीधे जवाब दे देना वो चलाने वाला व्यक्ति है बलबन। बट ये है क्या, तो देखिए लोहे का मतलब है यहाँ पर कठिन अनुशासन और नियम, यानी बहुत ज्यादा कठिन नियम और अनुशासन बना दिए जिनका उल्लंघन करने पर आपको सजा दी जाएगी। और रक्त का मतलब है निर्मम सजाएं, यानी बहुत कठिन सजाएं, सर कलम कर देना, अंग भंग कर देना, हाथ कटवा देना, कान कटवा देना, नाक कटवा देना, इस तरीके की इसने पॉलिसी चलाई जिससे प्रशासन बेहतर ढंग से किया जा सके, लोगों में भय रहे कि कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर बहुत बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तो इस पॉलिसी को चलाने वाला व्यक्ति कौन था, इस पॉलिसी को चलाने वाला व्यक्ति था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और अमीरों पर, चालीसा के सदस्यों पर नजर रखने के लिए उसने क्या किया, उसने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। तो इसने क्या बनाया, एक गुप्तचर विभाग बनाया जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसका नाम पूछता है कि जो गुप्तचर डिपार्टमेंट था वो किस नाम से जाना जाता था, या जो गुप्तचर होते थे इन्हें क्या कहते थे, तो गुप्तचर विभाग को कहते थे बरीद ए मुमालिक। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। तो बरीद ए मुमालिक क्या था, बरीद ए मुमालिक था साथियों इस समय पर गुप्तचर विभाग, ठीक। तो गुप्तचर विभाग को कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। और इसने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया, पेपर में पूछा जाता है बलबन का मकबरा किधर है भैया, तो बलबन का मकबरा है साथियों, बलबन का मकबरा है दिल्ली में, जो इसने स्वयं ही निर्माण करवाया, ठीक है। तो साथियों बलबन की यहाँ पर मृत्यु हुई, और बलबन के बाद यहाँ पर सीधे हम देखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, उसको भी देख लो यहाँ पे। गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक है शमसुद्दीन क्यूमर्स। याद रखना, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक है। और इसको खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने एक बोरे में बंद करके किले से नीचे यमुना नदी में फेंक दिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। उस समय ये बहुत छोटा था, इसकी उम्र बहुत कम थी, 3 से 4 साल मैं समझता हूँ इसकी उम्र उस समय रही होगी, और इसको समाप्त कर दिया गया। और यहाँ से एक नए वंश का प्रारंभ होता है जिसको हम लोग कहते हैं खिलजी वंश। तो अब हम बात करेंगे साथियों खिलजी वंश की। चलिए अब बात होगी खिलजी वंश की। खिलजी वंश का समय है, सबको पता है, खिलजी वंश का समय है 1290 से 1320, ये इसका समय है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, इसको भी देख लो। तो खिलजी वंश का संस्थापक है साथियों जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी। तो छोटी छोटी बातें इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको जल्दी से। तो जलालुद्दीन खिलजी की हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी है खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। और न केवल खिलजी वंश का संस्थापक है बल्कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग सुल्तान या शासक आप इसे कह सकते हैं। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक है जलालुद्दीन खिलजी। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इसका भतीजा, जो बाद में इसका दामाद भी बना, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन है साहब? अलाउद्दीन खिलजी है इसका भतीजा, जो आगे चल के इसका दामाद बन गया। और जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो इसने अपने भतीजे और दामाद को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया, ठीक है। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार इसको बनाया। अब अलाउद्दीन खिलजी देखिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये बहुत ज़्यादा हम कहें सत्ता का लालची था और इसने तय किया कि ये गद्दी पर बैठेगा। और ये अपने चाचा को भी कुछ खास समझता नहीं था। जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था तभी इसने देवगिरी पर हमला किया और वहां के यादव वंशी शासक रामचंद्र देव को बुरी तरीके से लूटा, बिना अपने चाचा को बताए। बाद में जब इसके चाचा को पता चला कि ये सब यहाँ पर कर रहा है, तो जो इनके दरबारी थे जलालुद्दीन खिलजी के, उन्होंने समझाया कि भाई आपका भतीजा आपके कंट्रोल से बाहर है, इसको कंट्रोल में करिए और इसको दबाइए, वरना ये आपके लिए सही नहीं होगा। भाई आप राजा हो और आपको यही नहीं पता आपका भतीजा कहाँ कहाँ जाके युद्ध कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली कि चाचा गुस्सा है, तो इसने एक षड्यंत्र रचा। इसने एक लेटर भिजवाया अपने चाचा को और कहा कि चाचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने बिना बताए आपको एक विजय अभियान किया, मैंने लूटपाट मचाई, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे आप मिलने आ जाओ, और आप मिलने नहीं आओगे तो मैं गंगा जी में डूब करके अपने प्राण दे दूंगा। इस तरीके का इसने एक षड्यंत्र रचाया। चाचा भी भतीजे के प्रेम में अंधे थे और चाचा पहुंच गए अपने भतीजे से मिलने बिना किसी सुरक्षा के। और जब ये मिलने पहुंचे तो गंगा जी के किनारे एक टेंट लगा हुआ था, उस टेंट में बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इनको गले लगाया तो उसी के इशारे से पीछे एक व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी के छुरा मारा, तलवार भोंक दी और ये वहीं मारे गए। इनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये इनकी कहानी है। लेकिन इनके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। पहला तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में साथियों, उनकी बात करते हैं जरा। तो वो है हसन दहेलवी और दूसरे व्यक्ति हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की हम यहाँ विशेष रूप से बात करेंगे, अमीर खुसरो। और दूसरे जो दरबारी हैं वो है हसन दहेलवी। तो उनका बस आप नाम सुन लो। विशेषकर बातचीत होगी यहाँ पे किसके बारे में? विशेषकर बातचीत होगी अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाली नामक तहसील में हुआ था, है ना। यहाँ पर ये पैदा हुए हैं। और अगर हम बात करें अमीर खुसरो की भाई, तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ, बहुत बड़े साहित्यकार, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। और इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं करी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें कि अमीर खुसरो ने कौन कौन सी रचनाएं करी, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ कुछ इनकी रचनाएं लिख देता हूँ। नूह ए सिपहर, नूह ए सिपहर इनकी रचना है। किरान उस्सादैन, ये सब आप नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है। किरान उस्सादैन, लैला मजनू, नूह सिपहर, इसके अलावा खजाइनुल फतेह, खजाइनुल फतेह ये भी इनकी एक रचना है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो तुगलकनामा, सबसे महत्वपूर्ण आप इसमें याद रखना, अमीर खुसरो की एक बुक है तुगलकनामा। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर में आ सकती है ये कि तुगलकनामा के राइटर कौन है, तो आप बताओगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ना केवल लेखक हैं बल्कि संगीतज्ञ भी हैं। और अमीर खुसरो ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कव्वाली की शुरुआत करी। कव्वाली, है ना, कव्वाली हम सब लोग जानते ही हैं। गज़ल जो फॉर्मेट है गाने का, उसकी शुरुआत करने वाले भी व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो है। तबला के आविष्कारक भी साहब कौन है? अमीर खुसरो है ना। तो भारतीय ढोल और ईरानी तंबूरा इनको मिला करके, इन्होंने क्या किया, ढोल को काट करके एक नया उपकरण बनाया जिसको नाम दिया इन्होंने तबला। और अमीर खुसरो ही सितार के आविष्कारक भी हैं, ये भी याद रखना, सितार।
सितार, सितार में 7 तार होते हैं। सितार का आविष्कार इन्होंने कैसे किया? भारतीय वीणा और ईरानी उपकरण तंबूरा, इन दोनों को मिला दिया और एक नया उपकरण बनाया, उसको नाम दिया इन्होंने सितार। ठीक है, तो ये बहुत सारे काम कर रहे हैं अमीर खुसरो। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखना। इसके अलावा अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? खड़ी बोली हिंदी, तो खड़ी बोली हिंदी के जनक भी कौन है साहब? हमारे अमीर खुसरो। ठीक, तो आप इनके बारे में जानकारी रखिए, महत्वपूर्ण है। कुल मिला के जलालुद्दीन खिलजी की कहानी समाप्त हुई और फाइनली गद्दी पर कौन आ जाएंगे? अब गद्दी पर आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्ति है तो यही है। बाकी तो खिलजी वंश केवल 30 साल का है, तो ज़्यादा तो ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसका समय है 1296 से 1316। 1296 से 1316 इसका समय है। सबसे पहले देखेंगे इसकी उपाधियां, तो काफ़ी सारी इसकी उपाधि थी क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, मैंने आपको बताया। तो इसकी उपाधि है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। इसके अलावा ये अपने आप को कहलवाता था युग विजेता, है ना? तो इस तरीके से इसने उपाधियां ले रखी थी। उपाधियां लेने का लॉजिक ये था कि ये कहता था कि जिस तरीके से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, मैं भी पूरी दुनिया को जीतूंगा। लेकिन इसका एक मित्र था जो दिल्ली का कोतवाल था, जिसका नाम था अलाउल मुल्क। उसने कहा ये सब बकवास बातें हैं, इनको दिमाग से निकाल दो, हमारा ही भारत इतना बड़ा है, उसी को जीत लो, यही बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया को जीतने के ख्वाब छोड़ दो। तो दुनिया को जीतने का ख्वाब तो छोड़ दिया, लेकिन हाँ, सिकंदर की तरह उपाधि जरूर धारण कर ली, सिकंदर ए सानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इसने और क्या क्या किया है। तो देखो, काम तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे किए हैं, है ना? बहुत सारे विजय अभियान किए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इतने सारे जो विजय अभियान किए हैं, तो मैं आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना थी। स्थायी सेना थी, स्थायी सेना मतलब परमानेंट इसके पास आर्मी थी, और वो परमानेंट आर्मी दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी आर्मी थी। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी परमानेंट सेना, सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके पास थी? सबसे बड़ी स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। और इस सेना के साथ इसने दुनिया भर के विजय अभियान भी करे, है ना? जैसे उत्तर भारत को जीतने के लिए इसने भेजा किसको? उत्तर भारत को जीतने के लिए इसने भेजा उलूग खां को, याद रखना, उलूग खां, उलूग खां। पश्चिम भारत को, गुजरात वाला एरिया, इसको जीतने के लिए इसने भेजा नुसरत खां को। ठीक है, और दक्षिण भारत को जीतने के लिए इसने अपने बहुत ही खास आदमी को भेजा। दक्षिण भारत जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा मलिक काफूर को, मलिक काफूर। और इन लोगों ने काफी सारे विजय अभियान करे। अगर इनके विजय अभियानों की मैं बात करूं कि कहां कहां इन्होंने क्या क्या जीता, तो चलिए आपको एक नई स्क्रीन पे ले चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, इन्हें आप देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है पूरा का पूरा एरिया जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। पहले आप इस मैप को देखिए। इस मैप में जो आपको ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इलाका जीत लिया था किसने? ये पूरा का पूरा इलाका जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मतलब काफ़ी बड़ा इलाका था। दिल्ली यहाँ पर है, तो इसने पूरा का पूरा पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत तक इसने बहुत सारे इलाकों को जीत लिया था। तो काफ़ी बड़ा एरिया इसके पास था। अगर हम बात करें कि इसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता और वहाँ क्या क्या पॉलिटिक्स हुई, उसको भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ये मैंने एक इसके लिए बढ़िया सा चित्र बनाया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो सबसे पहला जो इसका विजय अभियान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है गुजरात विजय अभियान। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, गुजरात विजय अभियान हुआ है 1299 में। इस समय यहाँ के राजा कौन है? तो है राजा कर्णदेव, राय कर्णदेव इन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, ये यहाँ के इस समय राजा हैं। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि यहाँ से इन्हें
सॉरी, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं इनकी जो पत्नी है राजा कर्णदेव की, उनका नाम है कमला देवी, और कमला देवी को ही अपने साथ यहाँ से उठा लाता है। ठीक है, तो गुजरात विजय अभियान में बस आपको इतना याद रखना है 1299 में हुआ है और राजा कर्णदेव के साथ हुआ है। बाकी यहाँ से बहुत सारी चीजें इसने जीती। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गुजरात विजय अभियान की, वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर, क्योंकि इस अभियान को किया किसने था, वो किया था नुसरत खान ने। मैंने अभी आपको बताया पश्चिम भारत का अभियान किसने किया, नुसरत खान ने, और नुसरत खान ने ही गुजरात को जीता और यहीं से इसको मिला मलिक काफूर। मैं आपको बता दूं नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनारों में खरीदा था, 1000 दीनारों में खरीदा था मलिक काफूर को। इसीलिए मलिक काफूर का एक अन्य नाम है 1000 दीनार ही, याद रखना। ठीक है, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को कहां से प्राप्त हुआ, गुजरात विजय अभियान से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दूसरा विजय अभियान है हमारे पास रणथंभौर विजय अभियान 1301 में। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये किसके समय पे हुआ है, तो ये हुआ है रणथंभौर के शासक हम्मीर देव के समय पर ये हुआ है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम्मीर देव हार गए तो इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम है रंगा देवी, उन्होंने जौहर कर लिया, है ना। हम्मीर देव की पत्नी ने क्या किया, जौहर कर लिया, यानी चिता में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए, और ये भारत का पहला जौहर है, आप इस बात को याद रखना। ठीक है, ठीक, इसमें आप लोग याद रखना। अगला हमारे पास अभियान है, देख लेते हैं इसको। अगला हमारे पास अभियान है मालवा का। ओहो, एक सेकेंड। अगला अभियान है हमारे पास मालवा का, मालवा विजय अभियान। ये हुआ है 1305 में। इसमें बस इतना याद रखना कि हाँ, मालवा को भी जीता। और फिर हमें यहाँ दिखाई देता है साथियों, फिर हमें यहाँ दिखाई देता है दक्षिण भारत के विजय अभियान, जो इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत के विजय अभियान अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए, दक्षिण भारत के जो विजय अभियान हुए हैं वो मूलतः मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए हैं, है ना। अब देखिए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मलिक काफूर जो था वो एक हिजड़ा था, मतलब ऐसा कहा जाता है, उसमें स्त्रियों वाले गुण थे, स्त्रीण था, लेकिन वास्तविकता में मुझे ऐसा ही लगता है कि वो स्त्रीण था। और हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा स्त्री जैसी हरकत करता हो, लेकिन हिजड़ा नहीं कह सकते साहब उसे, क्योंकि उसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। जैसे आप ये देखिए, तो इनमें जो दक्षिण भारत के विजय अभियान है उनका नेतृत्व किसने किया, मलिक काफूर ने। और पहला है इसमें देवगिरी के यादव वंशी शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इससे पहले ऑलरेडी जब अलाउद्दीन राजा नहीं था तब भी इसको एक बार लूट चुका था, और दोबारा यहाँ पर उसने फिर इन क्षेत्रों को लूटा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद अलाउद्दीन खिलजी गया। फिर हम देखते हैं तेलंगाना विजय अभियान। ठीक है, इसको वारंगल भी कह दो या तेलंगाना कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वारंगल विजय अभियान कहें या तेलंगाना विजय अभियान कहें, ये हुआ है 1309 में। और यहाँ के शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने घुटने टेक दिए। और मैं आपको बता दूं, इसी अभियान से क्या हुआ साथियों कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर प्रदान किया, कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने भेंट किया किसको, मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने भेंट कर दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और यहीं से खराब दिन अलाउद्दीन खिलजी के शुरू हो गए और अंत में वो मारा गया, क्योंकि कहा जाता है कोहिनूर हीरा शापित था। ठीक है, अगला विजय अभियान है द्वार समुद्रम का। इसमें बस इतना याद रखो कि हाँ, 1310 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये है इसके विजय अभियान, जो सारे के सारे हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और विजय अभियानों को देखने के बाद अब हम देखेंगे कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी के कार्य कौन कौन से हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इसने कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए। चलिए, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला काम जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया वो ये, एकता प्रणाली समाप्त कर दी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एकता प्रथा समाप्त कर दी। एकता प्रथा क्या थी, तो सैनिकों को नगद वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जमीन के टुकड़े से होता था रेवेन्यू जनरेट, जिसको वो सैनिक रखता था। इन्होंने कहा हम राजा हैं, जमीन हमारी है, तो रेवेन्यू भी हम लेंगे, हम आपको जमीन नहीं दे सकते, हम आपको नगद वेतन देंगे। तो एकता
प्रथा समाप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये ध्यान रखना, सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सैनिकों को नगद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। अब सैनिकों को मिल रहा है नगद वेतन, मतलब पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, पैसा कम मिलता था। तो पैसा कम मिल रहा है लेकिन खर्चे भी करने हैं, भाई खर्चे को भी यहाँ पे उठाना है। तो इसने तय किया कि हम ऐसा क्या करें कि सैनिक भी हमारे खुश रहें और कम वेतन में भी काम करते रहे। तो उसने महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसने क्या किया? बाजार पर नियंत्रण कर लिया। बाजार पर नियंत्रण करने का मतलब है कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने देता था, जिससे सैनिकों को कम वेतन में भी उनका खर्चा आसानी से चल सकता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इसने क्या किया? सभी चीजों के दाम फिक्स कर दिए, है ना। घी का दाम, तेल का दाम, गुड़ का दाम, जौ का दाम, इनके चावल के दाम फिक्स कर दिए। अगर उससे ज्यादा कोई बेचता था तो उसको दंडित किया जाता था। अगर कोई घटतौली करता था, घटतौली का मतलब है कि 1 किलो की चीज, मतलब 1 किलो किसी ने खरीदा है, बदले में 900 ग्राम दिया, तो उसको भी दंडित किया जाता था। तो बाजार पर इसने प्रॉपर नियंत्रण कर लिया। और इसको करने के लिए इसने क्या किया? एक अधिकारी नियुक्त किया, मंडी निरीक्षक, जिसको कहते हैं शाहना ए मंडी, याद रखना। तो शाहना ए मंडी नाम का अधिकारी इसने नियुक्त किया। इसका काम ही यही था कि जाकर के मंडियों का निरीक्षण करना कि कहीं कोई व्यापारी गलत तरीके से लाभ कमाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण काम था जो काफी शानदार है और सरकार आज भी इसको करती है, आज भी ये चल रहा है। इसके अलावा इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की, जिसे हम कहते हैं पीडीएस। पीडीएस सुना है आपने? नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, अभी भी तो चलता है ये पीडीएस सिस्टम, चलता है नहीं चलता है भाई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभी भी चल रही है। सरकार 5 किलो गेहूं चावल दे रही है ना राशन में, वही है। तो इसने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया, जो आपको पता होना चाहिए, और ये व्यवस्था आज तक चल रही है। इसने क्या किया? इसने घोड़ों को दागना स्टार्ट किया। इसने घोड़ों को दागना प्रारंभ किया। घोड़ों को दागने से सेंस, तो इस देखिए इस समय में क्या होता था? इस समय में घोड़े जो होते थे, ये अरबी जो घोड़े होते थे वो सबसे बढ़िया माने जाते थे, अरबी नस्ल के जो घोड़े होते थे। अब इसमें चलती थी धांधलीबाजी। मान लो कोई व्यापारी 100 घोड़े लेकर के आया, उसने क्या किया? अस्तबल का जो हेड होता था उससे सेटिंग कर ली, और सेटिंग करने के बाद उससे कहा कि ऐसा है, घोड़े तो मैं 100 ही लेके आया हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो, घोड़े इसमें चढ़ाओ 120, ठीक है, और बाद में दिखा देना 20 घोड़े हमारे मर गए और टोटल हमारे पास 100 अभी भी मौजूद है। पेमेंट 120 का कराओ, कुछ पैसे तुम रखना, कुछ हम करेंगे, कुछ हम रखेंगे, और घोड़े हैं हमारे पास 100, लेकिन पेमेंट करा दो 120 का। ये जो है होता था। अब घोड़े तो घोड़े हैं, है ना। एक घोड़ा मान लीजिए अस्तबल में अंदर आया, बाद में उसी को घुमा के बाहर ले आए, तो काउंटिंग में तो करवा दी 120, लेकिन घोड़े कितने होते थे? 100। तो इसने एक नया नियम बनाया कि जो भी घोड़ा एक बार अंदर आ जाएगा उस पर हम क्या करेंगे? एक मोहर लगा देंगे सर, मोहर लगा देंगे। अब वो घोड़ा सरकारी हो गया। अब अगर तुमने ये भी कहा कि वो घोड़े मर गए या भाग गया, कुछ भी हुआ, तो वो मोहर उस पर लगी हुई है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। तो कुल मिला के इसने घोड़ों को दागना स्टार्ट किया, जिससे धांधलीबाजी रुक सके। इसके अलावा इसने क्या किया? इसने सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। हुलिया, है ना, सैनिकों का हुलिया यानी उनकी ड्रेस, उनका चेहरा, अगर कोई चेहरे पे दाग वगैरह है या चेहरे पर, मतलब सैनिकों की पहचान हेतु इसने ये काम किया। इसके अलावा इसने क्या किया? इसने कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए, जिनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। कौन कौन से टैक्स इसने लगाए? चलिए, सबसे पहले इसने लगाया खराज। खराज नाम का जो टैक्स होता था, ये होता था भू राजस्व। चूंकि इसने बाजार पर नियंत्रण कर लिया था, चीजें महंगी नहीं होने देता था, इसलिए टैक्स भी खूब लेता था। ये होता था 1/2। दूसरा इसने टैक्स लगाया खुम्स। खुम्स होता है इस्लाम में लूट का धन। इस्लाम में लूट करना जायज था, तो लूट करते थे ये लोग, और लूट का धन अपने पास रखते थे। पहले नियम ये था कि लूट जो करेगा, और लूट कौन करते थे? सैनिक करते थे, है ना। तो सैनिक जब लूट करने जाते थे, तो मान लीजिए 5 रुपया लूटा, तो 5 रुपए में से 4 रुपए रखते थे सैनिक और 1 रुपया देते थे राजा को। ये वो समय था जब उन्हें नगद वेतन नहीं मिलता था, जब उनके पास एकता हुआ करता था। तो 5 रुपया लूटे तो 4 रुपया सैनिकों ने आपस में बांट लिए और 1 रुपया राजा को दे दिया।
यानी 4/5 रखते थे सैनिक और 1/5 रखता था राजा। लेकिन अब राजा इनको नगद वेतन दे रहा है, तो अगर तुम लूटपाट करके भी लाओगे तो वो भी राजा को देना पड़ेगा। इसलिए इसने इस नियम को बदल दिया और पहले जो 4/5 सैनिक लेते थे और 1/5 राजा लेता था, उसको उल्टा कर दिया। इसने कहा कि खम्स का जो हिसाब होगा वो अब 4/5 कौन लेगा, वो लेगा शासन यानी राजा लेगा। तो ये इसने उल्टा कर दिया। तीसरा जो इसने टैक्स लगाया वो है जजिया, है ना। और जजिया हम सब लोग जानते हैं, प्रत्येक वो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम था जजिया। इसके अतिरिक्त इसने 2 नए टैक्स भी लगाए, है ना। इसके अतिरिक्त इसने 2 न्यू टैक्स लगाए। कौन कौन से टैक्स लगाए जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं? पहला है घरी कर और दूसरा है चरी कर। घरी कर मतलब हाउस टैक्स और चरी कर का मतलब हो गया कि जानवर जो खेतों में बाग बगीचों में चरने जाते थे उन पर भी टैक्स देना पड़ता था लोगों को, और उसको इसने नाम दिया चरी कर। तो ये सारे के सारे काम कर रहा है कौन? सारे के सारे काम कर रहा है साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में या आर्किटेक्चर में कुछ इसने काम किया है कि नहीं किया है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें कि आर्किटेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसने यहाँ बनवाई हैं। जैसे इसने सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला, ठीक है, सीरी का किला। इसके अलावा इसने हजार सितून नाम की एक बिल्डिंग बनवाई, हजार सितून या हम कहें हजार खंबा, है ना। तो इसने हजार खंबा नाम की एक बिल्डिंग बनवाई। ठीक, ये सब दिल्ली में ही है। इसके अलावा इसने हौज ए अलाही बनवाया, हौज ए अलाही, ठीक, याद रखिएगा। और हम देखें तो इसने बनवाया एक अलाही दरवाजा, अलाही दरवाजा। तो अलाही दरवाजा भी इसने साथियों बनवाया। अलाही दरवाजा जो है साथियों, ये कुव्वतुल इस्लाम का जो दक्षिण दरवाजा है उसी को हम नाम देते हैं अलाही दरवाजा। और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी की 1296 में मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 में। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद गद्दी पर आए मलिक काफूर। मलिक काफूर कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठा। मलिक काफूर कौन था? मैंने आपको बताया इनका दास था और बहुत ज़्यादा करीब था अलाउद्दीन खिलजी के। तो गद्दी पर बैठा मलिक काफूर और मलिक काफूर के बाद फाइनली गद्दी पर बैठा मुबारक शाह खिलजी और अंत में जो सबसे अंत में गद्दी पर बैठा उसका नाम था मुबारक हसन और यहीं से ये समाप्त हो जाता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लो, एक इसमें शासक है। अब जैसे ये तो समाप्त हो गए, अलाउद्दीन खिलजी खत्म, एक इसमें शासक है जिनका नाम है मुबारक शाह खिलजी, है ना, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि मुबारक शाह खिलजी ने एक ऐसा काम किया जो बाकी कोई नहीं करता था। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खलीफा। खलीफा की उपाधि देने वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत में? तो वो है मुबारक शाह खिलजी, है ना। ये थोड़ा सा अजीब आदमी था, जब डिटेल क्लास लेंगे तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। कुल मिला के इसके साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। ठीक है, अलाउद्दीन के समय पर एक पॉइंट आप चाहे तो और नोट कर लेना, किसी के समय में आया था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो एक वेनिस इटली का यात्री था, वो किसके समय में भारत आया है? वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही भारत आया है। और ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसके अलावा पूरा का पूरा गुलाम वंश, ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की क्लासेस लाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।